नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे देश की न्यायपालिका की। मुद्दा आम लोगों की न्याय तक पहुंच का है। न्यायाधीशों एवं बुनियादी ढांचे की कमी भारतीय न्यायपालिका के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय कैसे मिले, मुद्दा इसलिए भी अहम है। इस मुद्दे पर बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी हुई तो देश की न्यायपालिका की असल तस्वीर, स्थिति क्या है, वो उभर के सामने आ गई। ये रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कॉज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट की एक पहल है। ये प्रत्येक राज्य के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने हेतु पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे कई मापदंडों पर विचार कर न्याय वितरण के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। हाल ही में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार आम लोगों की न्याय तक पहुंच के मामले में कर्नाटक देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अव्वल है, पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान तमिलनाडु ने हासिल किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार न्याय तक सुगम पहुंच प्रदान करने वाले 5 शीर्ष राज्यों में 4 दक्षिण भारत के हैं। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले बड़े राज्यों की इस सूची में तीसरा स्थान तेलंगाना ने हासिल किया है, जबकि गुजरात और आंध्र प्रदेश क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर हैं। वर्ष 2020 के छठे स्थान की तुलना में गुजरात ने इस बार 3 पायदान की छलांग लगाई है, मतलब सुधार हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश 12वें पायदान से सीधे 5वें स्थान पर पहुंच गया है। आईजीआर में न्यायपालिका में रिक्तियों, बजटीय आवंटन, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, कानूनी सहायता, जेलों की स्थिति और पुलिस और राज्य मानवाधिकार आयोग के कामकाज जैसे विभिन्न मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर कम से कम 50 जज होने चाहिए, पर सिर्फ 15 ही हैं। इसलिए मुद्दा खासा अहम है, क्योंकि मुद्दा न्यायपालिका और विधिक सहायता का भी है, क्योंकि लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय कैसे मिले कि जो तस्वीर उभर के आई है वो अपने में कई सवाल खड़े करती है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे मैं इस पूरे जो रिपोर्ट है, इसके जो अलग अलग पहलू उभर के सामने आए हैं, उन्हें समझने की कोशिश करूंगा। भारत सरकार के पूर्व कानून सचिव सुरेश चंद्र जी हमारे साथ हैं इस समय। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी सोमेश गोयल जी से हम बात करेंगे। सोमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दी ट्रिब्यून के विधि संपादक सत्यप्रकाश जी भी इस समय उपस्थित हैं स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी। और मैं बात करूंगा डॉक्टर जस्टिस सतीश चंद्र, पूर्व न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत सतीश जी मैं आप ही से ही करता हूं, क्योंकि सबसे जो अहम सवाल है उसमें एक जो तस्वीर उभर के आती है, जो 5 राज्य पहले स्थान पर हैं। कर्नाटक तो पहले स्थान पर है, लेकिन 5 में से 4 राज्य दक्षिण भारत के हैं। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है कि उत्तर भारत, जहां तक जी देखिए, जहां तक है ये रिपोर्ट, ये तो टाटा ट्रस्ट ने तैयार की है और उसके डेटा जो है भारत सरकार ने ही सप्लाई किए हैं जी, और ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। इसके अंदर हमें देखना है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उनकी क्या स्थिति बनती है। राज्यवार तो बाद में देख लेंगे, उसमें तो कोई राज्य इस बार अच्छा है, अगली बार नीचे होगा। पहला मुद्दा उन्होंने उठाया है लीगल एड का। लीगल एड जो है वो हमारे आर्टिकल 39A के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है। उसको रेड विद आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी के साथ आप देखिए, और सीआरपीसी का 304 जो सेक्शन है उसके साथ देखिए। और ये ड्यूटी है स्टेट की, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में 1991 में, ये स्टेट की ड्यूटी है कि उनको इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए। हर व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है, जो भी आ रहा है, उसके साथ दिया जाए। और इसके लिए जो है लीगल एड प्रोग्राम उन्होंने चलाया है सर्विस अथॉरिटी, और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 676 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर चलता है, और नालसार के अंदर चलता है, हाई कोर्ट के अंदर अलग से ये चलता है। इसके लिए जो बजट इन्होंने बताया है इस रिपोर्ट के अंदर कि 1919 और 21 के अंदर पेंडेमिक वाज देयर, सो इट वाज रिड्यूस्ड टू 44%। नाउ इट हैज बीन रेस्टोर्ड टू 60%। 60 माइनस 44% मींस 16%। तो इस साल जो है उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर जो 22 में दिया है, कहा है सिर्फ 16% का इजाफा उन्होंने किया है इस रिपोर्ट के अंदर बजट का, जो कि बहुत कम है। इन द मीन टाइम आप देखें पॉपुलेशन और इन्फ्लेशन जो है वो 16% से ज्यादा बढ़ जाता है।
तो ये तो जो पैसा इन्होंने दिया है लीगल एड में वो सफिशिएंट नहीं है। और कुछ राज्य तो इसको, जैसे कि आपने बताया था कि 1% से कम अपना जो टोटल एक्सपेंडिचर उससे भी कम खत्म करते हैं, खर्च करते हैं। तो जब वो पैसा ही नहीं होगा तो उसके अंदर क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और क्या वो देंगे, फैसिलिटी देंगे। दूसरा, इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जजेस के बारे में बात की है कि हमारे यहाँ 20,076 जजेस हैं। सतीश जी, मैं एक एक मुद्दे को छूना चाहता हूं। इस देश में जजों की कमी है, पुलिस अधिकारियों की कमी है। मैं हर मुद्दे पे आऊंगा, मैं एक एक मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन एक शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह अपने में एक अहम संकेत है कि अगर इस रिपोर्ट में 5 राज्य दक्षिण भारत के हैं कि आम लोगों को न्याय पहुंच के मामले में, तो उस पर चर्चा जरूरी है। सवाल उत्तर भारत का नहीं है, लेकिन यह मुद्दा है। मैं सुरेश जी आपसे जानना चाहूंगा इस पहलू को, कि अगर ये पहलू हमें देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक इस मामले में अव्वल है और 4 राज्य और 3 राज्य दक्षिण भारत के और उससे लगते हुए राज्य, तो ये क्या संकेत है? मैं कोई न्यायपालिका को दक्षिण या उत्तर के उसमें देखना नहीं चाहता, लेकिन ये संकेत है। क्यों है ये? देखिए, इसमें न्यायपालिका और उसकी डाइकोटोमी से ऊपर उठ करके मैं समझता हूँ कि जब बात होती है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कर्नाटका ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें ST, SC, OBC का पूरा रिप्रेजेंटेशन है। तो एक बड़ी बात आ जाती है कि जहाँ पे नॉट ओनली जस्टिस शुड बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। तो जब हम कंप्लायंस की बात करते हैं, कंप्लायंस हर क्षेत्र में होना चाहिए, मतलब अपॉइंटमेंट, वैकेंसीज एंड डिस्पोजल। तो मुझे लगता है कि मे बी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, जो हमारे जस्टिस सतीश चंद्रा जी ने कहा है, इनएडिक्वेसी ऑफ बजटरी प्रोविजंस। और बजटरी प्रोविजंस में भी जो रिपोर्ट में देख रहा था उसमें आया है कि फुल्ली यूटिलाइज ही नहीं होता। और फुल्ली यूटिलाइज नहीं होने का अगर आपको याद हो तो होता यह है कि जुडिशरी में एक ही स्टेक होल्डर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हाई कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे CPWD या जो NBCC या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होना और एक कलेक्टिव डिसीजन लेना, फिर फंड को रिलीज़ करना, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन, ये कई तरह के इश्यूज हैं जो एक फैक्टर्स होते हैं। और फर्दर अगर स्टडी की जाएगी तो शायद हम पिन पॉइंट कर पाएंगे कि ये इस वजह से ये डाइकोटोमी डेवलप हो रही है। पर ये एक चीज़ ज़रूर यहाँ से निकल के आती है कि अगर हम लॉ अबाइडिंग हैं जी, और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंक्लूडिंग द अदर स्टेक होल्डर्स लाइक पुलिस, लाइक जुडिशियल ऑफिसर्स, right from appointment to training and disposal of cases और superintendence of the high courts, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से हमारा जो एफिशिएंसी है और इफ़ेक्टिवनेस है डिस्पोजल में और पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने में निश्चित रूप से बढ़ेगी। जी सत्यप्रकाश जी, अगर राज्य अपने कुल वार्षिक व्यय का 1% से अधिक न्यायपालिका पर खर्च नहीं कर पाते हैं तो इसकी वजह क्या है? देखिए, हर राज्य की अपनी प्राथमिकता है। जिन राज्यों की आपने चर्चा की, ऐसा नहीं है कि ये इस रिपोर्ट में उनको बेहतर बताया गया है या हैं। अगर आप आंकड़ों पे देखें तो ये ऐसे राज्य हैं जो कि बाकी जो ह्यूमन इंडाइसेस हैं उसमें भी बहुत अच्छा करते रहे हैं, आर्थिक रूप से अच्छा करते रहे हैं, उनकी लिटरेसी रेट नॉर्थ से बेहतर रही है। और इसके अतिरिक्त चूँकि आर्थिक रूप से अच्छा कर रहे हैं तो ये चीज़ें बाकी जगह भी रिफ्लेक्ट होती है, जुडिशरी इंक्लूडेड, तो वो जुडिशरी में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि अलग से जुडिशरी में के जो अभी ये रिपोर्ट आई है इसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी सारे जो मापदंड हैं उस पर वो पिछड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है ये इस बात की पुष्टि करता है कि वो अच्छा कर रहे हैं और वही चीज़ इस रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट हुई है। जिन राज्यों की बात हो रही है कि वो इस रिपोर्ट में काफ़ी पीछे दिख रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश या बिहार या पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जो कि आम तौर पे बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो आर्थिक मापदंड हैं या अदर ह्यूमन इंडाइसेस हैं उसमें भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें भी उनका बहुत अच्छा नहीं आया है। लेकिन इससे इतर जो लार्जर इशू है,
जो कि पूरे जुडिशरी में आपको कहीं भी दिखेगा, कहीं थोड़ा अच्छा हुआ है, कहीं बुरा हुआ है, वो ये है कि एक लार्जर इशू है पेंडेंसी का। और वो पेंडेंसी जो उसकी मुख्य वजह है कि जो जजेस की वैकेंसी है, जैसा कि आपके इसमें रिपोर्ट में आ रहा है कि जो जज पॉपुलेशन रेशियो जो है 19 वगैरह के आसपास अभी होगा हिंदुस्तान में, लेकिन जो बहुत पहले से लॉ कमीशन ने रिकमेंड कर रखा हुआ है कि कम से कम 1 मिलियन की पॉपुलेशन पे 50 जजेस होने चाहिए। पश्चिम के देशों में 100 से ज़्यादा भी हैं। तो ये अभी तक वो रेशियो हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो ख़तरनाक चीज़ है जो शायद इस रिपोर्ट में नहीं आई है, वो सुप्रीम कोर्ट की एक खुद की कोर्ट मैनेजमेंट एक उन्होंने ये उस पर रिपोर्ट बनाई हुई थी, 2012 की रिपोर्ट है। उसमें बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। वो ख़तरनाक चीज़ ये है कि जो जैसे जैसे इनकम का स्तर बढ़ता जा रहा है लोगों का, जैसे जैसे शिक्षा का और साक्षरता का स्तर बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अधिकारों को असर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ केसेस, उसमें प्रोजेक्शन ये है कि अगले 3 दशक में, जिसमें 1 दशक निकल चुका है, कि नंबर ऑफ़ केसेस जो है उसमें जो बढ़ोतरी होगी और नंबर ऑफ़ जजेस जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें एक लंबा गैप होगा। तो नंबर ऑफ़ केसेस जो फाइलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उनका प्रोजेक्शन ये था कि 3 दशक में हमें शायद 75,000 जजेस की ज़रूरत पड़े, जो कि अभी 20,000 के आसपास है। तो ये जो गैप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस रिपोर्ट में जो कुछ आया है वो उतना कुछ दिखा नहीं पाया है रिपोर्ट, क्योंकि वो प्रोजेक्शन इसके पास अवेलेबल नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के खुद की अपनी रिपोर्ट में है। इन्होंने जो आंकड़े उपलब्ध थे उसको एनालाइज करके किसी की रैंकिंग कर दी कि ये 1 है या 2 है। लेकिन जो लार्जर इशू कन्फ्रंटिंग द जुडिशरी वो ये है कि जो पेंडेंसी का इशू है वो इतना विकराल रूप ले रहा है। हम 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ से होते होते अब 5 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और ये 5 करोड़ यहाँ से इस तरह से बढ़ेगा जो कि आपको, अगर सही समय रहते इसको टैकल करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने जी वास्तव में जो आंकड़े उभर के सामने आ रहे हैं वो अपने में एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है सस्ता न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर न्यायपालिका की जो स्थिति है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मुद्दा है, अगर वो ही दुरुस्त नहीं होगा और राज्य अपने कुल वार्षिक व्यय का 1% भी खर्च नहीं कर पाएंगे तो स्थिति कैसे सुधरेगी। अगर हम बात करें न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय खर्च 146 रुपए है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं गोयल जी? देखिए, यदि हम पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखें और जुडिशरी को कितने लोगों की हमारी ज़रूरत है, वो जो एक लॉ कमीशन रिपोर्ट में आया है कि 50 के करीब पर मिलियन पीपल वो होना चाहिए, उसके बनिस्बत सिर्फ हमारे पास 15 से 19 के बीच में है, तो ये बड़ी एक भयावह स्थिति है। वो भयावह क्यों है? हर वर्ष देश में कोई 61 लाख के करीब मुकदमे दर्ज होते हैं और 48 लाख के करीब लोग अरेस्ट होते हैं, और इन अरेस्ट लोगों में से जो जेलें हैं देश में, उसमें कोई 5-5.5 लाख के करीब लोग हैं जी। तो ये जो नंबर है ये है कि 20 और 21 में जो क्राइम रजिस्टर हुआ है उसमें 5-5.5% की कमी आई है, लेकिन प्रोजेक्शन ये है कि जैसे जैसे लोगों में लिटरेसी, अपने अधिकारों का बोध ज़्यादा होगा तो ये मुकदमे ज़्यादा होंगे। और ये जो कुछ स्टेट्स ने अच्छा किया है, तो वहाँ पे जो एलोकेशन ऑफ बजट है, नॉट ओनली फॉर द जुडिशरी जी, बट फॉर द अदर विंग्स, पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड प्रिजन्स, वो भी बेहतर है। इसी वजह से बेटर गवर्नेंस भी दी है उन राज्यों में, तो इस वजह से भी वहाँ पे ये स्थिति सुधरी है। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारे यहाँ जो पेंडेंसी है और ये हर साल जो बढ़ती जा रही है, इसको अरेस्ट करने के लिए लोअर जुडिशरी, वहाँ पे हमें संख्या बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हायर जुडिशरी की वैकेंसीज़ को ख़त्म करने की तत्काल ज़रूरत है और एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हायर जुडिशरी की वैकेंसीज़ को किस प्रकार से पूरा किया जाए। और लॉ में चेंज करने की बहुत ज़रूरत है कि हमें जो नॉन कस्टोडियल पनिशमेंट्स हैं, कि सबको जेल भेजने की आवश्यकता नहीं है, कंपाउंडिंग की ज़रूरत है, फाइन लगाने की ज़रूरत है,
टोक्यो रूल्स जो 1990 में यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों का बात की गई है। तो हमें उन सब चीज़ों को देखना होगा, तभी स्थिति में सुधार हो सकता है। जी गोयल जी, विचाराधीन बंदियों का जो मुद्दा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इससे जुड़ा हुआ है। इस पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं जो चीज समझना चाहता हूं सतीश जी, क्योंकि मुद्दा वार्षिक व्यय का 1% का है। मैं जोर इस बात पे इसलिए दे रहा हूं, जजों की कमी है, पुलिस के तंत्र में कमी है, तमाम वो सब बातें एक दूसरे से जुड़ी है, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन अगर राज्य 1% अपना व्यय नहीं कर पा रहे हैं वार्षिक, तो स्थितियां कैसे सुधरेंगी? ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? वो तो उनको खर्च करना ही पड़ेगा और उसको पहले तो बजट का अलोकेशन करना पड़ेगा और फिर जिसके अंडर में आता है उनको खर्च करना ही चाहिए। अब आप देखिए जुडिशरी का तो बुरा हाल होता जा रहा है। अभी एक मलियाना केस आपने देखा होगा, 4-5 दिन पहले उसका आया है, 1987 में मर्डर हुआ था और उसका एक्विटल अब जाके 23 के अंदर हुआ है, यानी कि 46 ईयर्स के बाद। तो क्या इसकी स्थिति होगी? पता नहीं कितने केसेस पेंडिंग है और क्या चल रहा है। 5 करोड़ से ऊपर की आपकी पेंडेंसी है, वैकेंसी 1/3 इसके अंदर है। तो ये तो जुडिशरी के लिए तो आपको फंड्स अलॉट करने ही पड़ेंगे और एक्स्ट्रा ज्यादा ही करने पड़ेंगे, तभी कुछ ज्यादा होगा। और उसके लिए जैसा कि मेरे पहले वाले स्पीकर ने भी कहा है, उन्होंने भी कहा है कि भाई मीडिएशन या प्री अरेस्ट का जो है उसको देखा जाए, उसको कंपाउंडिंग किया जाए और थोड़ा उसको बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ जजेस की संख्या बढ़ा करके उसको ढीला किया जा सकता है केस को। नहीं तो ये तो पेंडेंसी तो बिल्कुल अलार्मिंग होगी और आगे चल के और बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर पाएगी। अब आप देखिए 70 लाख तो केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर, 17,000 आपके सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बिलोंग करता हूँ, 11 लाख की पेंडेंसी है वहां पर। तो आप देखिए कैसे होगा, फ्रेश फाइलिंग बहुत ज्यादा है। उधर आप देखें गवर्नमेंट के अंदर कॉलेजियम की कंट्रोवर्सी चल रही है, एग्जीक्यूटिव के अंदर और जुडिशरी के अंदर। तो ये सब चीजें निपटाने के बाद इनको सबको खत्म किया जाए कंट्रोवर्सीज को, और आराम से एक सिस्टमेटिक प्रोसेस स्टार्ट किया जाए टू फिल अप द वैकेंसी रेगुलरली, उनका एक कोई डेवलपमेंट किया जाए उसको, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। यही पोजीशन आपकी पुलिस की है, यही आपकी प्रिजन की है कि ओवर क्राउडेड है। जो है आपने बताया कि रिपोर्ट के अंदर ही बताया 912 रुपए खर्च करते हैं 17-18 में पुलिस के ऊपर जो है, और 1151 रुपए आप खर्च करते हैं, यानी 239 रुपीज बढ़ा दिए इन्होंने 17 से लेकर अब तक। इतने तो इन्फ्लेशन ही हो गया होगा। और ये है पुलिस स्टेशन में 25% में तो कैमरा ही नहीं है, सीसीटीवी। और छोड़िए इसके अलावा जो है फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट जो है, जो लेबोरेटरीज हैं, उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन आता है प्रोसिक्यूशन की सक्सेस के लिए, वो रिपोर्ट ही नहीं आ पा रही है। अभी पार्लियामेंट के अंदर रिटन रिप्लाई के अंदर उन्होंने बताया कि जो रेप केसेस हैं उसमें रिपोर्ट आनी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है, उसके लिए 1 से 2 साल का वेटिंग लिस्ट चल रही है। तो आप बताइए कैसे वो प्रोसिक्यूशन का होगा जब वहां एविडेंस ही नहीं आ रही, बेसिक एविडेंस नहीं आ रही, तो क्या काम पाएगा? तो इसके लिए आपको तो बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। और जो हमारी वैकेंसी 29% ऑफिसर्स की है पुलिस में और जेल के अंदर, इसको तो तुरंत फिलअप करनी चाहिए। जुडिशरी के जो जजेस हैं उनको भी रिक्रूटमेंट बहुत रेगुलर प्रोसेस से करना चाहिए और वैकेंसी को तो कमी होना चाहिए इसके अंदर जी। और ये इसके अंदर देखा जाए जी। लेकिन सतीश जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि देश के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के 30% पद खाली पड़े हैं। इसको आप, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? हाँ, पदों का जो सवाल है उसमें तो रिकमेंडेशन आती है, इसका प्रोसीजर जो है बहुत लंबा है। इसके लिए अगर आप नेशनल जुडिशियल जो कमीशन आया था पीछे, जो रिकमेंडेशन हुई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया। इस तरह से यूपीएससी की तरह से अगर कमीशन बनता है रेगुलर, तो रेगुलर प्रोसेस होगा, काम चलेगा। अब क्या होता है कि डिफरेंट हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन आती हैं, तब तक चीफ जस्टिस भी बदल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिर पॉलिटिक्स चलने लगती है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट लेके बैठ जाती है उनको। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, तो वो डिले होते रहता है। और जब वैकेंसी होती है उसके बाद वो नाम भेजते हैं, एडवांस में कभी कोई नाम नहीं आया आज तक कि भाई हमारे यहाँ ये वैकेंसी होने वाली है। मुझे याद है मद्रास हाई कोर्ट में अगस्त के अंदर नाम आ रहे थे, दिसंबर में 2 वैकेंसी थी, उसने कहा जब वैकेंसी होंगी तभी नाम भेजे जाएंगे, उससे पहले एडवांस में नहीं भेजेंगे हम उसको, क्योंकि प्रोसेस में 6 महीने लगते हैं। जो बहुत ही हेल्दी केस है उसमें 6 महीने, नहीं तो साल 2 साल तक लग जाता है। तो आप जब तक उसको रेगुलर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा उसमें जी। एक छोटी सी कि इन्होंने बहुत जो भर्ती की बात की, वैकेंसीज की बात की, मेरे ख्याल में एक बहुत छोटा सा मुद्दा है कि क्या हम अपने कामकाज के दिनों को बढ़ा सकते हैं हायर जुडिशरी में? इस और भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में किंचित ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, अभी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि जजों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा सवाल है। न्यायिक आयोग की बात की सतीश जी ने। सुरेश जी, मैं इस पहलू को आपसे समझना चाहूंगा। अगर हाई कोर्ट में 30% जजों की कमी है, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की कमी है, लोअर कोर्ट में जजों की कमी है, अगर उच्च न्यायालयों में स्टाफ की मैं बात करूं तो उसमें 26% कमी ये रिपोर्ट दर्शाती है। ये स्थिति जो बनी है, और ऐसे में जब
और जजों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठते हैं, उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर सवाल उठते हैं, वो मुद्दा उभर के सामने आ जाता है। न्यायिक आयोग सदन से बना था, संसद ने बनाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया यह सबको मालूम है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? और इसके साथ साथ कॉलेजियम का जो मुद्दा है वो भी अपने में खासा अहम आ जाता है। देखिए सर, ये जो इशू है नया इशू नहीं है, बहुत पहले से ये चल रहा है। मुझे याद है 2000 में जब मिस्टर अरुण जेटली वॉज द लॉ मिनिस्टर, फिगर थी 2.18 करोड़ केसेस जी। उसको हम डील करने के लिए अपार्ट फ्रॉम फिलिंग अप द वैकेंसीज, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक कंसेप्ट दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमने बनाए, कॉमर्शियल कोर्ट्स अलग से बनाए, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट हमने किया, फिर बाद में भी दोबारा से अमेंड किया, जो गोयल साहब कह रहे थे कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस का। फिर अगर आप देखें तो वेरियस ट्रिब्यूनल्स वर कार्व्ड आउट एंड सर्टेन जुरिस्डिक्शंस जो हाई कोर्ट्स में थी वो ट्रिब्यूनल्स को दे दी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, मल्टी ऑर्गन्स हो गए, पैरेलल जुरिस्डिक्शन हो गए, कंकरेंट जुरिस्डिक्शंस वेरियस ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट्स की हो गई। उसी चीज़ को आपका आज के दिन कंकरेंट जुरिस्डिक्शन होती है NCDRC की, कंज्यूमर वालों की, फिर NCLT वालों की, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो हमने उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। एक तो ये चीज़ है, ये अगर आप होलिस्टिकली देखें तो ये जितने भी रहे हैं, कोशिश थी कि ये प्रोग्रेसिव होंगे लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं रहे। दूसरी चीज़, हमने इतने अपील्स कर दी, बाय द टाइम इट रीचेज इन द सुप्रीम कोर्ट, जब तक बहुत सारा टाइम हमारे ट्रिब्यूनल्स में, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में, हाई कोर्ट्स में वो निकल जाता है जी। फिर आता है इशू जो अपॉइंटमेंट का है। अपॉइंटमेंट का एक बहुत सीरियस इशू है और इस इशू को बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं किया गया है। मैं आपको यहाँ एडमिट करता हूँ, वे बैक इन 2000 जी, आई हैड गिवन माई पर्सनल, आज मैं इसे रीट्रेट कर रहा हूँ, तो इट वॉज ए सजेशन टू द देन लॉ मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली। मैंने उनके कहा था कि हाई कोर्ट के अंदर 66 पर्सन्स आर अपॉइंटेड डायरेक्टली फ्रॉम द बेंच, फ्रॉम द बार, और 1/3 come from the regular promotees who come from the state judiciary। मैंने ये सजेशन दिया था उन ज़माने में कि अगर आप इसे रिवर्स कर दें, क्योंकि जो लोग जैसे IAS एंड IPS, दे आर रिक्रूटेड थ्रू UPSC एंड दे रीच अप टू द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इवन वेरी हायर पोजीशंस, इवन सम ऑफ द ऑफिसर्स बिकम द मिनिस्टर्स एंड ऑल। बट हमारे लोअर जुडिशरी से जो लोग आते हैं, जो क्रीम होती है, जो बेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशल ऑफिसर्स, दे दो कंपैरेटिवली दे आर बेटर देन दोज हु आर प्रैक्टिसिंग, बट वो कैरियर एडवांसमेंट में बहुत लगाड़ उनके पीछे रह जाते हैं, और जो लोग बिल्कुल कहीं सेलेक्ट नहीं होते देन दे बिकम ऑन देयर हेड। और होता ये है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स, ब्राइट जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, वो बेचारे उनका एफिशिएंसी समझ लीजिए सब दे आर कंडेम्ड। अल्टीमेटली ओनली 1%, हार्डली 1% आर एलिवेटेड टू द हाई कोर्ट। एक तो ये है, विदाउट नेशनल जुडिशियल कमीशन एंड विदाउट दिस यू कैन अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। दूसरा ये है, there is a consensus but there are certain vested interests in constituting an all India judicial service. That is also one of the solutions. लेकिन हो क्या रहा है, in the whole judicial setup, legal setup and legal education, we are running on ad hocism. You take the appointment of the judges from the High Court to the Supreme Court, or even in the lower higher judicial officers, sometimes they are picked up and they are appointed. It is not that they are the only excellent and the outstanding legal professionals. There can be even better than that, but somehow there is a system and they are appointed, and that is how there is a need to relook into this
if we are not able to work with the National Judicial Appointment Commission. मेरा ये मानना है कि राइट फ्रॉम द लीगल एजुकेशन, जिस तरह से हमारी लीगल एजुकेशन है, जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट प्लीडर्स अपॉइंट होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होते हैं, जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट काउंसिल्स अपॉइंट होते हैं, लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, या हाई कोर्ट जजेस. सो अगर आप देखें इनमें एडहॉकिज्म है. जैसे ही रिजाइम चेंज होती है ऐसे ही पूरा सेटअप चेंज हो जाता है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू दिस. सो मेरा ये मानना है जिस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्फसाइज किया है स्टेट सर्विस में, यूपीएससी के थ्रू, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और जो चैनल है उसके थ्रू अगर हम इसको बेटर रेगुलराइज कर सकें, और 66% are appointed through the regular judicial services and 1/3 are appointed from the bar. I think we can सुरेश जी, to some extent. सुरेश जी, मैंने विस्तार से इसलिए आपको सुना, दर्शक भी समझ पाए इस बात को, क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ये संसद से बना था और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो जजों की कमी की समस्या है और जुडिशरी से जुड़े जो और पहलू हैं उनका समाधान कैसे हो. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ये सबको मालूम है. सत्यप्रकाश जी, आपने इसको बहुत करीब से देखा और ये मुद्दा लगातार उठता भी रहा है कि सदन से एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक तरह से खारिज कर दिया. और जो कमी है वो वहीं की वहीं है कि जजों की कमी. रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि मुद्दा कॉलेजियम का भी उभर के सामने आ जाता है, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं. इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो सही समाधान है वो वही है कि आप फिर से आप जो राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात थी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए, उसको आप दोबारा रिवाइव करें. क्योंकि हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 2 फैसले दिए थे, एक अक्टूबर 2015 में और दूसरा दिसंबर 2015 में. दोनों ही फैसलों का जो सार संक्षेप ये था कि उन्होंने ये माना कि कॉलेजियम में खामियां हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन हम कॉलेजियम को जारी रखेंगे. जी. अब आप कह रहे हैं कि कॉलेजियम में खामियां हैं, लेकिन फिर भी कॉलेजियम बना रहना चाहिए. ये एक तरह का अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन था. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कई सुझाव दिए थे कि कॉलेजियम सिस्टम में जो खामियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए. उसमें एक था कि उनके लिए एक अलग से सेक्रेटारिएट बनाया जाए, और भी कई तरह के सुझाव थे. उसमें से शायद ही किसी सुझाव पे अमल किया गया है. तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को नहीं मान रहा है जी. जो कॉलेजियम में खामियां थी उसको दूर करने के लिए. नतीजा ये है कि देखिए दिक्कत कहाँ पे है. गवर्नमेंट इज़ अ लेजिटिमेट स्टेक होल्डर इन द इंटायर अपॉइंटमेंट प्रोसेस. सुप्रीम कोर्ट इसको मानने के लिए तैयार नहीं है. अगर वो मान नहीं रहे हैं तो हो क्या रहा है, हर सरकार जैसे ये कॉलेजियम से कोई रिकमेंडेशन भेजते हैं तो जहाँ सरकार को, चूँकि यही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है अपनी बात मनवाने का, तो सरकारें अक्सर किसी न किसी बहाने कुछ रिकमेंडेशंस को डिले करती हैं. कई बार इतना डिले होता है कि जो कैंडिडेट है खुद अपना नाम विड्रॉ कर लेता है. ये जो टसल है वो इसलिए है कि संविधान में जो सरकार को जो कुछ अधिकार मिले थे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, वो कॉलेजियम सिस्टम आने के बाद वो ख़त्म हो गया. और सरकार अभी भी कह रही है कि वी आर लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स, हमारा कुछ से होना चाहिए. ये नहीं कह रहे कि हम ही अपॉइंट करें जी. लेकिन कॉलेजियम ने उसको पूरे तौर पे हड़प लिया हुआ है. तो ये जो टसल है इन द प्रोसेस, जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सफ़र कर रहा है, और जो कंज्यूमर्स ऑफ जस्टिस हैं, जो सिटीजन्स हैं आपके हमारी तरह, वो सफ़र कर रहे हैं. अभी भी इसका बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, और वो रास्ता है कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है उसको रिवाइव किया जाए. और मेरा मानना है कि जो पहले जो केस जो ख़त्म हो गया था जिसमें फैसला आ चुका इसमें है, एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा पारदर्शिता का भी है. कहीं ना कहीं जजों की नियुक्ति को लेकर पारदर्शिता का सवाल भी उठता है, और इसी के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो मकसद था उसके पीछे वो पारदर्शिता भी थी कि जजों की नियुक्ति के मामले में पारदर्शिता रहे. इसमें एक चीज़ है, देखिए कौन जजेस नियुक्त करता है ये अपने आप में एक इशू है, लेकिन अगर ये तय हो किन मानदंडों पे जजेस की नियुक्ति हो रही है तो इसमें अपने आप पारदर्शिता आ जाएगी. लेकिन पारदर्शिता जैसी चीज़ कोई है नहीं कॉलेजियम सिस्टम में. नाम सब कुछ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के रेजोल्यूशन को उनके वेबसाइट पे डाला जाता है, सबसे अंत में डाला जाता है. लेकिन उसके पहले कहाँ पे क्या हुआ है
ये पता नहीं चलता है। नतीजा ये होता है कि कई बार हम ऐसे लोगों को नियुक्त कर जाते हैं जो बाद में पता चलता है कि इनकी नियुक्ति होनी ही नहीं चाहिए थी। जी। आप एक दो केस, एक कलकत्ता हाई कोर्ट से जस्टिस सौमित्र सेन का केस था या जस्टिस और दिनाकरन का केस था, बाद में हंगामा हुआ मीडिया में, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर पहले से पता हो तो कोई बता सकता है कि इस तरह की नियुक्ति होनी चाहिए नहीं सत्यप्रकाश जी, इसको मैं और समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुद्दा लोगों को न्याय कैसे मिले, लोगों की पहुंच कैसे हो, इससे जुड़ा है। सस्ता और जल्दी न्याय कैसे मिले, इसका है। और मुद्दा इस बात का भी है कि जो जजों की कमी का सवाल बार बार उठता है या मुद्दा उठता है, उसका समाधान कैसे निकले, क्योंकि जज होंगे अधिक तो फैसले भी जल्दी होंगे, लेकिन जजों की नियुक्ति को लेकर ही सवाल उठ जाता है। इस मुद्दे को गोयल साहब मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद टीवी और हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका, और आज हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका और विधिक सहायता की, कि लोगों को कैसे सस्ता और जल्दी न्याय मिले। सवाल ब्रेक पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण ये था कि जजों की कमी है देश में, अक्सर मुद्दा उठता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बात आती है, जज भी उसके कहते हैं कि साहब क्या करें, जजों की कमी है, लेकिन मुद्दा जजों की नियुक्ति पर भी आके टिक जाता है। गोयल साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि मुद्दा जजों की कमी का है, जजों की नियुक्ति का भी है। सत्यप्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, खासतौर से न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में जो संसद से पारित हुआ था, उसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो यह है कि बहुत समय के बाद एक ऐसा विधेयक पारित हुआ था जिसमें सर्वसम्मति थी, सारे दल इस पे सहमत थे। एकमात्र जो राम जेठमलानी साहब ने राज्यसभा में इसके खिलाफ कुछ कहा था, नहीं तो सारे दलों की सहमति थी इस पे। इसके बावजूद सर्वसम्मति से पास हुआ संवैधानिक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके साथ ये जो विधेयक था, दोनों लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बगैर इसको किसी तरह से टेस्ट किए हुए, और ऐसा नहीं था कि इसमें सरकार का सब कुछ चलना था, ये इट वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपैंडेड कॉलेजियम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मान रही थी कि कॉलेजियम में दिक्कत है, लेकिन कॉलेजियम ख़त्म नहीं करेंगे। तो ये जो दुराग्रह है कॉलेजियम को लेके, मेरे हिसाब से ये ख़त्म होना चाहिए, और राष्ट्रीय जो न्यायिक आयोग था उसको एक मौका मिलना चाहिए था। अभी भी मेरा मानना है कि इसको रिवाइव किया जा सकता है, एक क्यूरेटिव पिटीशन डाल के सरकार को चाहिए कि इसको दोबारा लार्जर बेंच को सुनने के लिए भेजा बिल्कुल, ये मुद्दा लोकतंत्र के लिहाज से भी, संसद की संप्रभुता, जो संसद के अधिकार हैं कानून बनाने के, उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा सत्यप्रकाश जी ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो सदन से सर्वसम्मति से पारित हुआ था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था, कुछ सवाल खड़े करके, कुछ आशंकाएं व्यक्त करके। गोयल साहब, चूंकि मुद्दा हम बात कर रहे हैं जजों की कमी का, हाई कोर्ट में अगर 30% जजों की कमी है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी है, लोअर कोर्ट में जजों की कमी है, लेकिन जजों की नियुक्ति को लेकर ही सवाल खड़ा हो जाता है। उसमें पारदर्शिता का सवाल आता है कि जज की नियुक्ति हो तो कैसे हो, तमाम सवाल उसको लेकर खड़े होते हैं। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? कॉलेजियम सिस्टम को लोग बेहतर मानते हैं जो जज हैं, कुछ आशंका ये वक्त की जाती है कि अगर न्यायिक आयोग की बात की गई तो सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा। आप कैसे इस पहलू को देखते हैं? देखिए, जो एनजेएसी की बात हुई है, जो एक आयोग की बात थी, वो सर्वसम्मति से पास हुआ, और अभी भी जो चर्चा है, मेरे ख्याल में सब जगह ये एक भाव ये बना है कि इसको मॉडिफाई करके, जो भी जिसकी भी शंकाएं हैं उनको दूर करके इसको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि ग्लोबली जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्या जज स्वयं को ही अपॉइंट करेंगे? अगर आप यूपीएससी को भी देखें, पूरे देश में किसी भी पब्लिक सर्वेंट की कोई अपॉइंटमेंट बिना एडवर्टाइजमेंट के नहीं होती। कोई मापदंड होने चाहिए, कोई मानदंड हो कि यदि उन पर कोई खरा उतरता है तो वो उनको किया जाए। और एक बात जो मुझे सुरेश जी ने कही, वो मैं फील्ड में 37 साल रहा, पुलिस के डीजी के तौर पे, सब जजेस के साथ हमने लोअर जुडिशरी से लेके हायर जुडिशरी सबसे काम किया। एक दुखती रग सबकी ये है कि हम भी आप ही की तरह सर्विस में भर्ती होते हैं, लेकिन हमको कभी आज तक
एक भी करियर जज सुप्रीम कोर्ट का जज शायद ही बना हो। तो ऐसा क्या दुराग्रह है उनके अगेंस्ट? क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है? अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो भर्ती क्यों किए गए? जो सारी उम्र 30-30 साल 35 साल निर्णय देने में लगा देते हैं, क्या उनमें अक्ल की कमी हो जाती है या विधिक जानकारी का अभाव हो जाता है? तो मुझे लगता है कि इस दिशा में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और मॉडिफाइड एनजेएसी जो है वो जो ग्लोबल ट्रेंड है उसको देखते हुए ही करना होगा। उसी में चेक्स एंड बैलेंसेस का भी हम उनको बना के रख पाएंगे। जी सतीश जी, एक बड़ा मुद्दा जो इस रिपोर्ट में उभर के आया है वो उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों में महिलाओं की जो भागीदारी का है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन अगर न्यायपालिका में बात करूं मैं, खास तौर से अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में महिलाओं की भागीदारी केवल 13% है। जो महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स हैं, इसके अंदर कोई कोटा फिक्स नहीं है किसी का भी। वहां अपॉइंटमेंट केवल मेरिट और मेरिट पर ही होते हैं। अगर वहां मिलते हैं तो मैं देखता हूं कि उसके अंदर अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाई कोर्ट है वर्ल्ड का, उसके अंदर जो नाम आते हैं उसके अंदर जरूरी 2-3 नाम फीमेल डाल दिए जाते हैं। एक SC/ST का अनकोडिफाइड ये चल रहा है प्रोसीजर, तो उसके अंदर आते हैं। अगर ये होगा, कमीशन आ जाएगा, तो नेचुरली वो बीट करेंगे और उसमें फिर कहने का मौका ही नहीं मिलेगा कि बायस हो गए। कमीशन में कंपटीशन में आ जाइए, इंटरव्यू दीजिए, बात कीजिए और आ जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक अभी मेरे पहले वाले स्पीकर थे, सत्यप्रकाश जी थे और गोयल साहब थे, उन्होंने कहा कि 9 अवतार के अंदर इसको कमीशन को आना चाहिए। उसके अंदर जब ये जजमेंट आया था जिसमें सेटिसाइड हुआ था, ये एक्ट जो था या बिल जो था वो सेटिसाइड किया था, उसके अंदर रीजन क्या था कि उसमें 6 लोगों का पॉइंट वो था प्रोसीजर। 3 सिटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट के और 3 जो थे उसमें एमिनेंट पर्सन्स थे जो गवर्नमेंट को अपॉइंट करने थे। तो सिर्फ उन्होंने कहा था कि हम ये नहीं चाहते कि 3 लोग वहां से आए। तो मेरा सजेशन ये है कि जो 3 लोग और हैं गवर्नमेंट की तरफ से आने, उनको रिटायर्ड जजेस को ले आइएगा ना आप। तो 6 के 6 जो है जुडिशरी से आदमी हो गए, तो फिर 9 अवतार में आप पास कर लीजिएगा जो करना है। और वो 3 जो जजेस होंगे रिटायर्ड, तो आप ही को अपॉइंट करने हैं गवर्नमेंट को ही, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो वो उसको कहने का मौका नहीं मिलेगा और ये जब तक कमीशन नहीं आएगा ये कोई चलता ही रहेगा। अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट में जज साहब हैं, अभी भी सिटिंग जज हैं, उनका इंडियन एक्सप्रेस में आया कि उनकी फैमिली में 7 जजेस हैं हाई कोर्ट में। तो आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता। इंडियन एक्सप्रेस पेज पे था उनका। एक और है जो अभी ये कमीशन में लेडी आई हैं, उनके घर से 3-3 लोग हैं। तो ये तो आपके डायनेस्टी का सिस्टम चल रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है आर्टिकल 217 124 के अंदर कि भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे। वहां कॉलेजियम वर्ड तो है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। सतीश जी, अपॉइंट जजेस वो केवल इंडिया के अंदर है। जी जी बिल्कुल सतीश जी, आपको सोचना चाहिए ना। जी बिल्कुल। मुझे इस बात को सुन के अच्छा लग रहा है कि आप इस बात को उठा रहे हैं और यह बात जनता के बीच चर्चा का विषय बनती है कि एक ही खास परिवार के लोग बार बार जज क्यों बनते हैं। ये मुद्दे उठते हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूं जुडिशरी का। देखिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं प्रॉब्लम की कर रहे हैं जी, मैं अब आपको सोल्यूशन में बताता हूं कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना होता हो। सूनर लेटर कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकलेगा ही। तो मैं आपको, बहुत टाइम शॉर्ट है आपके पास, तो मैं 1 या 2-3 पॉइंट बताऊंगा। एक तो जो जजेस हैं उसमें हमारे यहाँ एज गैप है। आप गवर्नमेंट में देखिए, जो चपरासी है और जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसके 60 ईयर्स एज रखी है, सब यूनिफॉर्म है। तो हमारे यहाँ जो मजिस्ट्रेट काम कर रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट का जज काम कर रहा है, सब एक ही काम कर रहे हैं ना, जुडिशरी का ही। तो उनकी एज क्यों नहीं बराबर होनी चाहिए सबकी? तो वो जो रेस लगती है ना कि भाई हाई कोर्ट में भाग रहा है वो अपने एलिवेशन के लिए, या सुप्रीम कोर्ट में उसको 3 साल और मिल जाएंगे, वो भाग रहा है, वो सारा बंद हो जाएगा। अपने काम पर कंसंट्रेट करेंगे। तो आप जो है मजिस्ट्रेट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट जज तक की एक यूनिफॉर्म एज क्यों नहीं बना देते आप सुपरनेशन का? पहले तो आप काम कर लीजिएगा तो आपकी 30% पेंडेंसी तो हाथ खत्म हो जाएगी आपकी। जी। दूसरा यह है कि जो बाहर से अपॉइंटमेंट है, जो सुरेश जी ने भी कहा, उसके रेशो बढ़ाने में बार वालों की स्ट्राइक तो बर्दाश्त कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे मुझे मालूम नहीं है जब स्ट्राइक होगी, लेकिन उसमें जो है उनको, मेरा सजेशन ये है कि उनको उस हाई कोर्ट में नहीं नियुक्त करना है जिससे वो एलिवेट होकर आए हैं। उनको दूसरे हाई कोर्ट में भेजें, वहां फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और वहां जो भाई भतीजेवाद चलता है वो तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं। तो 20% पेंडेंसी आपकी वहां खत्म हो जाती है, जो अननेसेसरी की एडमिशन करते हैं। और जजेस का प्रमोशन जो है वो नॉट ओनली ऑन सीनियरिटी के बेस पर करें, उनकी आप परफॉर्मेंस देखें। और परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, हर जजमेंट वहां अवेलेबल है। आप रिटायर्ड जज की टीम बना दीजिएगा, वो उनको इवैल्यूएट कर देंगे आपके।
जिसकी कंप्लेंट आ रही है उसको इवैल्यूएट कर देंगे कि जजमेंट सही है। और उसके अंदर क्या है, मान लीजिएगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है, उसकी आप कॉपी भेज दीजिएगा जो रिटायर्ड जजेस है कर्नाटक के, उनके पास भेजिए ना, या तमिलनाडु वाला है उसको यूपी वाले के पास भेजिए, तो वो उसको इवैल्यूएट कर देंगे कि जजमेंट की क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, किस तरह का है। तो उस ग्रिड का फायदा उठाइए ना, आप बना के बैठ के ग्रिड को, आज तक कोई फायदा नहीं हुआ उसका। जी सतीश जी, आपने जो सुझाव दिए, सुरेश जी आपने सुने, सतीश जी ने जो कुछ मुद्दे उठाए यहाँ पर, जाहिर तौर पे ये बात अक्सर उभर के सामने आती है कि जिस तरह से जजों की नियुक्ति होती है उसमें परिवारवाद के भी सवाल उठते हैं। हम सब जुडिशरी का सम्मान करते हैं, पूरा देश आस्था रखता है जुडिशरी में, लेकिन इसके बावजूद जब इस तरह के सवाल उठते हैं, इस तरह के मुद्दे उभर के सामने आते हैं कि जजों की नियुक्ति के मामले में पारदर्शिता क्या है। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में पारदर्शिता के लिए तो पहल की, लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की पारदर्शिता का आता है तब कुछ और मुद्दे खड़े हो जाते हैं। तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, वैसे मैंने थोड़ा सा एक सजेशन दे दिया था, लेकिन मैंने नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन पे नहीं बोला था, बट स्टिल जिस समय ये लॉ बना था वी वर पार्टी एंड वी वर, हम इसके बिल्कुल फेवर में थे और हम ये सोच रहे थे कि नाउ दिस विल बी दी सॉल्यूशन। और कुछ हद तक जो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस जो हमारा हुआ था, जो 1993 से पहले पोजीशन थी प्रीडोमिनेंटली एग्जीक्यूटिव हेड से, फिर 93 के बाद में इन कंसल्टेशन को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, जो चीफ जस्टिस की एडवाइस है, कॉलेजियम का कंसेप्ट फिर डेवलप हो गया। तो हम ये सोच रहे थे कि नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन और जो अमेंडमेंट आया है, नाउ ये डिबेट है इसको यहीं ख़त्म हो जाएगी और एक क्वालिटी जजमेंट्स, क्वालिटी जजेज अपॉइंट होंगे, पेंडेंसी भी इम्प्रूव होगी और वैकेंसीज भी इम्प्रूव होंगी। लेकिन अब ये तो स्टक डाउन हो गया जी। पर हाँ, जैसे कि सत्यप्रकाश जी ने कहा है कि देयर आर वेज एंड मीन्स टू रिवाइव इट एंड टू अगेन ब्रिंग इट। मे भी हो सकता है कि इस समय जो रिज़ाइम है, जो हमारे जुडिशल सेटअप है और एग्जीक्यूटिव सेटअप है, कहीं एक आपस में एक सामंजस्य हो जाए और एक हारमोनियस कहीं कंस्ट्रक्शन आकर के एक बॉडी बन जाए जिसमें प्रीडोमिनेंस तो अभी भी जुडिशियल ऑफिसर्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ही है। उसमें एक अच्छा सा एक कंसेंसस से अपॉइंटमेंट जल्दी हो जाएंगे। ये विद दिस व्यू मैं समझता हूं कि इट शुड बी अगेन इनिशिएटेड। जी सत्यप्रकाश जी, देश भी ये जरूर चाहता है कि जजों की नियुक्ति के मामले में भी पारदर्शिता हो, बिल्कुल हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वकीलों की अगर भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, जो महिला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होनी चाहिए उसकी भागीदारी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो भी एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। और ख़ास तौर से अगर बात करूं तो राज्यों ने वकीलों के पैनल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन न्यायाधीश के रूप में अगर हम देखते हैं, जजों के रूप में देखते हैं, बात चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो या हाई कोर्ट की हो, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं कम रह जाती है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, ये सिर्फ इसलिए है कि गवर्नमेंट का इसमें कोई से रह नहीं गया है। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कॉलेजियम से ही नाम रिकमेंड होकर आता है। अगर वो नाम रिकमेंड ही ना करेंगे तो गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी? मज़े की बात यह है कि मैंने कई चीफ जस्टिसेस को, इंक्लूडिंग द करंट CJI, मैंने ये कहते हुए खूब सुना है कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, महिलाओं को ये होना चाहिए। लेकिन जब नाम रिकमेंड करने की बात आती है तो इनके जो पूर्ववर्ती थे उन्होंने भी ऐसा कुछ खास नहीं किया था। इन्होंने भी सिर्फ ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस की नियुक्ति हो गई थी, महिला जजेस की। लेकिन हाई कोर्ट्स में मैं ये बहुत सुनते आया हूँ कि बहुत अच्छे वकील नहीं मिल रहे हैं। ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खासकर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो कि दिल्ली है, बॉम्बे है, या मद्रास है, या बेंगलोर है, या फिर कलकत्ता है, ये इलाहाबाद में भी, अब ये कहना कि अच्छी संख्या में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है हाई कोर्ट में जजेस बनाने के लिए, मेरे हिसाब से ये तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। अच्छी खासी संख्या में योग्य महिला वकील उपलब्ध हैं। जजेस को ये जो मेल सब्जेक्टिविटी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी जी,
ये ख़त्म करना चाहिए। और ये जो कुछ ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कई बार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और ये होना चाहिए, अब उनके लिए समय आ गया है कि ये करके दिखाएं। क्योंकि हम बहुत दिनों से सुनते आए हैं कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए तो आप रिकमेंड कीजिए, और गवर्नमेंट तो मना करेगी नहीं, आप रिकमेंड कीजिए और उनकी बहाली उनकी भर्ती हो और वो उस तरह से काम करेंगे। ये सिर्फ कथन के स्तर पर नहीं होना चाहिए। अब समय आ गया है कि कथनी और करनी का अंतर समाप्त करके इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। जी गोयल साहब, इस रिपोर्ट में केवल बात जजों की कमी की नहीं है, जो न्यायपालिका के तंत्र में जो भी कहीं कुछ कमियां खामियां दिखाई देती हैं उसकी ओर भी संकेत किया गया है, और एक बड़ा संकेत पुलिस तंत्र में क्या कमियां हैं। क्योंकि अगर न्यायपालिका या कोई जज आदेश देगा या कोई निर्देश देगा तो उसी आधार पर देगा जो पुलिस तंत्र काम कर रहा है, उसके सामने क्या आता है, क्या तथ्य आते हैं, क्या सबूत आते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसी आधार पे कोई जज अपना न्याय सुनाता है या फैसला उस पर होता है। इसीलिए पेंडिंग वाले सवाल बढ़ते चले। दो बड़े मुद्दे हैं। अगर देश में पुलिस अधिकारियों की मैं बात करूं तो 29% की कमी, कांस्टेबल के लेवल पर 22% की कमी, विचाराधीन कैदियों से देश की जेल भरी पड़ी है, फैसले नहीं हो पा रहे हैं, सजा तय नहीं हो पा रही है, लेकिन लोग जेल में बंद हैं। इन दोनों मुद्दों पर आपका क्या कहना? देखिए, ये जो वैकेंसी वाली बात है, मुझे लगता है कि इसमें जो एक भर्ती की प्रक्रिया होती है उसका मेन कारण ये है कि हमने ये देखा है कि भर्ती की प्रक्रिया कोई भी राज्य सरकार अपने कार्यकाल के लास्ट 2 साल में ही करना प्रारंभ करती है, जबकि होना ये चाहिए कि जो सैंक्शनड पोस्ट हैं, पुलिस की भर्ती एक क्लर्क की भर्ती की तरह नहीं है कि आपने उसको लिया और 1 महीना की ट्रेनिंग के बाद या 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद काम शुरू कर दिया। हमारा भर्ती का प्रोसीजर 9 महीने के करीब लगता है, उसके बाद 9 से 10 महीना उसको ट्रेनिंग लगता है, तो 1.5 साल के बाद कोई पुलिस अधिकारी हमको उपलब्ध होता है। तो इसके ऊपर भर्ती पे बैन नहीं होना चाहिए। जो सैंक्शनड पोस्ट हैं उन पे लगातार भर्ती की पावर जो भी पुलिस के मुखिया हैं या पैरामिलिट्री फोर्स के मुखिया हैं उनको रहनी चाहिए, बजट उनको मिलना चाहिए कि वो लगातार कर सकें। आफ्टर ऑल पुलिस इज़ अ सर्विस। जब पुलिस का, सिविल पुलिस की जब सर्विस ज़्यादा मिलेगी, लोग एक्सेस ज़्यादा कर पाएंगे लीगल सिस्टम को, वही एक विजिबल फेस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जहां सबसे पहले लोग आकर कांटेक्ट करते हैं। जब उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर भी इंप्रूव होगा और एक्सेस टू जस्टिस भी बढ़ेगा। जहां तक आपने बात की जेलों की बात की जी, तो इसमें मैं ये मानता हूं कि जब से ये नया सिस्टम हमारे देश में चालू हुआ है ब्रिटिश काल से, तब से ही इन्वेस्टमेंट इन प्रिजन्स हैज़ बीन ए प्रॉब्लम। इस पे ROI तो कोई है नहीं, और ऐसे लोग हैं कि जो डिस्पोजेस्ड है, अब वोटिंग का राइट तक तो कॉन्विक्ट्स को है नहीं है। तो एक बार आंख ओझल पहाड़ ओझल, तो ये लोग सारे के सारे विचार से हट जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ देश में 773 ज़िले हैं और मात्र 428 डिस्ट्रिक्ट जेल हैं अभी तक जी। 5 जो सबसे बड़े जो लैगर्ड्स हैं प्रिजन्स को देखें जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, वो 5 प्रदेशों का मैं नाम ले देता हूँ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, सिक्किम और मेघालय और मध्य प्रदेश। इन सब में 150% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी है। एक जो मॉडर्नाइजेशन का बजट आता है, जो कि UPA 2 में बंद हो गया था और फिर इस सरकार ने बहाल किया उसको, उसके तहत 400 करोड़ रुपए इनको मिला है। 400 करोड़ रुपया को इधर उधर खर्च करने की बजाय ये जो लैगर्ड 5 स्टेट हैं जहाँ पे जेलों की कमी है, जहाँ पर ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, सेपरेशन ऑफ प्रिजनर्स वहाँ पे नहीं हो रहा है, वहाँ फोकस करके जेलों को बनाने की आवश्यकता है। दूसरा मुद्दा जो आता है, हमारे यहाँ पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है जी। प्रोबेशन ऑफिसर्स ही तैनात नहीं है, उसको पूरा लागू नहीं किया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को फुली लागू नहीं हम कर पा रहे हैं। प्ली बार्गेनिंग के लिए लॉ बना है। अभी कुछ 2 हफ्ता पहले या हफ्ता भर पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये कहा कि हमारे देश में ये फेल हो गया है, प्ली बार्गेनिंग नहीं चला है। तो हमें ऑल्टरनेट सिस्टम्स को लेकर आना पड़ेगा।
और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जी, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती रही है बेल नॉट जेल, लेकिन जो बेल है, बेल अपने आप में एक बहुत बड़ा संगीन मामला है, एक मैसी अफेयर है, इसको हमें मानना पड़ेगा। सबको इसको एड्रेस करे बिना इस समस्या का जो ओवरक्राउडिंग का है, ये हल होने वाला नहीं है। जी, इसीलिए सवाल उठता है, बार बार न्यायपालिका को लेकर भी सवाल उठता है। इसलिए सवाल उठता है कि लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय मिले। लोग जल्दी न्याय की उम्मीद करते हैं और सस्ते न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन मुद्दा जजों की कमी का खड़ा होता है, मुद्दा पुलिस में जो अधिकारी और कांस्टेबल कम है उसका भी खड़ा होता है। साथ ही न्यायपालिका और पुलिस तंत्र में जो और खामियां हैं उसके चलते एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आम लोगों की न्याय तक पहुंच कितनी है। आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।